हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेजीसी। यहाँ हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंपलसरी सब्जेक्ट। आज की क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की, जिसमें हम अपना नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जो हमारे पास काइनेटिक्स वर्ड है वो क्या है? ग्रीक वर्ड काइनेसिस से डिराइव्ड हुआ है। काइनेसिस से डिराइव्ड हुआ है जिसका मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या? केमिकल का मूवमेंट, मतलब किसी एक रिएक्शन का मूवमेंट कि वो कितनी तेजी से या कितनी स्लो हो रहा है। ठीक है, तो देखो हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर दो इंपॉर्टेंट ब्रांच होता है, एक होता है थर्मोडायनेमिक्स, एक होता है काइनेटिक्स का। ठीक है, तो जो काइनेटिक्स होता है वो क्या मूवमेंट के बारे में बात करता है, और थर्मोडायनेमिक्स बात करता है फिजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, कि कोई भी रिएक्शन पॉसिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं एक रिएक्शन के बारे में, हमारे पास क्या है? डायमंड है। ठीक है, तो डायमंड को अगर हमको कन्वर्ट करना है ग्राफाइट के अंदर, तो ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, इसको अगर पता करना है तो हम किसके पास जाएंगे? थर्मोडायनेमिक्स के पास जाएंगे। ठीक है, ग्राफाइट। तो देखो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स कोई भी रिएक्शन हो रहा है, किसी भी प्रकार का रिएक्शन हो रहा है, अगर उसका गिव्स फ्री एनर्जी का वैल्यू जीरो से कम है, मतलब निगेटिव है, तो वो रिएक्शन क्या होता है? फिजिबल होता है। द reaction then the reaction is फिजिबल का मतलब वो रिएक्शन नेचर में पॉसिबल है। ठीक है, तो डायमंड और का ग्राफाइट के अंदर जो कन्वर्जन होता है उसके लिए जो गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज होता है वो जीरो से कम होता है, मतलब ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये बात बोलता है थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन कितने टाइम में होगा इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स बात नहीं करता। ठीक है, देखो जो आपका डायमंड है उसको ग्राफाइट के अंदर कन्वर्ट करने में ज्यादा नहीं, कुछ इतने ईयर्स लगते हैं। आप क्या कर सकते हो? इतने ईयर्स वेट करके इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको ये कर लो अब। ठीक है ना, बस इतने से इतना टाइम लगाओगे ये बन जाएगा। ठीक है, तो देखो थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि कोई भी रिएक्शन जिसका गिव्स फ्री एनर्जी का वैल्यू जीरो से कम है तो वो रिएक्शन पॉसिबल होगा, लेकिन कितने टाइम में होगा उसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स बात नहीं करता। कितने टाइम में होगा ये बात करता है हमारा काइनेटिक्स। ठीक है, काइनेटिक्स क्या बात करता है कि कोई भी रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो सकता है। देखो जनरली कोई भी रिएक्शन 100% तो कंप्लीट नहीं होता, ऑलमोस्ट 99.99% जाते जाते वो स्टॉप हो जाता है, लेकिन कहाँ तक वो जा सकता है इसके बारे में बात करता है काइनेटिक्स। ठीक है, तो हमको इस चैप्टर में टोटल बात करनी है काइनेटिक्स के बारे में। ठीक है, इस क्लास में बात करते हैं रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो कोई भी हमारे पास मटेरियल है, ठीक है, वो अपने अंदर चेंज लाने में, मतलब अपने आप में बदलाव लाने में कितना ज़्यादा या कितना कम टाइम ले रही है, इसी चीज़ को कैलकुलेट करने को हम क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी बाइक है, वो किसी एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चली गई, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम के अंदर, इसी को कैलकुलेट करना, इसी का कंपेरिजन हम क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। रेट ऑफ बाइक, या सिंपली बोल तो स्पीड ऑफ बाइक बोलते हैं। ठीक है, और वैसे ही हमारे पास यहाँ पे भी होता है। देखो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बोलो या स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बोलो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो देखो जैसे हम बात करते हैं एक एक दो एग्जांपल के बारे में। ठीक है, कि हमको किस तरह के रिएक्शन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखो लाइफ में कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि इनके बीच में आते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो देखो एक होल कैटेगरी हमारे पास होती है आयनिक रिएक्शन के बारे में, जो क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं। ठीक है, जैसे देखो हम बात करें पलक झपकाने में, तो ऑलमोस्ट हम एक सेकंड में एक बार झपका लेते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड के 100वें हिस्से में क्या हो जाता है? 100वें या 1000वें हिस्से में क्या होता है? आयनिक रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। जितने टाइम में हम एज्यूम भी नहीं कर सकते कि कोई भी चीज़ हो भी सकता है, वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। दो चीज़ को पास लाओगे वो इतनी जल्दी मिलकर तीसरी चीज़ का फॉर्मेशन कर देंगे, आयनिक रिएक्शन अगर हो रहा है तो, जिसका रेट आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर के अंदर ऐसे रिएक्शन में बहुत जो क्या बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, जैसे आयनिक रिएक्शन, उनके बारे में बात नहीं करी गई है। और कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल से एग्जांपल की बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में तो देखो आपको ये बात मालूम है कि हीरा और कोयला, ठीक है, ये क्या होते हैं? एक ही जगह से आते हैं। ठीक है, और अगर हम कोयले को लाखों सालों के लिए हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे रख दें तो वो डायमंड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि देखो यार, अगर हम बात करें पानी के अंदर, ठीक है, तो जैसे जैसे आप लेवल में नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ता रहता है, और ये आपके कोल पाए कहाँ जाते हैं? पानी के सतह के भी नीचे पाए जाते हैं, मतलब वहाँ पे प्रेशर और ज़्यादा हाई होता है। तो इनका
इसमें कन्वर्ट होने के लिए दो चीज चाहिए। अगर हम क्या करेंगे, इनको मान लेते हैं कोल को हाई प्रेशर पे रख दें और टेम्परेचर भी हाई रख दें, तो ये क्या हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, और वो टाइम कितना होता है, इतना होता है, इतने के बाद क्या हो जाएंगे, वो डायमंड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इतने टाइम के बाद बन जाए ऐसा भी नहीं कहा गया है, बस एक अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ से यहाँ जाने में, नेचुरली डायमंड को बनने में यहाँ से यहाँ जाने में इतना टाइम लगता हुआ, ठीक है। तो बस एक अंदाजा लगाया गया, जैसे देखो डायनासोर के कंकाल पाए जाते हैं, तो बस एक अनुमान लगाया जाता है कि क्या होता है, वो डायनासोर इतने टाइम पहले रहा होगा। ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं है कि एग्जैक्ट आपको डेट मिल जाती है कि कब वो आया था कब वो गया, ऐसा नहीं में होता है। वैसे यहाँ पे भी होता है, बस एक अंदाजा लगाया जाता है कि हाँ 1 साल टाइम पीरियड लगेगा उसके बिहेवियर को देख के, ठीक है, कार्बन का बिहेवियर को देख के कि वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे क्या क्या अपने अंदर चेंजेस ला सकता है, उसको देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने टाइम के बाद मे भी ये बन सकता है, ठीक है, इससे ये बन सकता है, ठीक है। और जैसे देखो एक और एग्जांपल की बात करें, मान लेते हैं यहाँ पे एक तालाब है, ठीक है, सपोज करो ये तालाब है, यहाँ पे ये जमीन है, ये तालाब है, अब यहाँ पे कोई एक ट्री रखा हुआ है, ठीक है, सपोज कर लो ट्री रखा नहीं हुआ है, ट्री बना हुआ है, ठीक है, सपोज कर लो। अच्छा सही है, ठीक है, चलो ऐसा यूज बना हुआ है जमीन पे, हमने क्या कर दिया, एक रस्सी के सहारे से यहाँ पे एक प्लास्टिक का टुकड़ा बांध दिया, ठीक है। हम वो प्लास्टिक का टुकड़ा किसी खास पर्सन ने आपको दिया था, तो आप क्या कर दिए, देखना चाह रहे थे कि वो डूबता है कि नहीं, आप तो डूब चुके हो उसके साथ रह के, आप ये देखना चाह रहे हो प्लास्टिक डूबता है कि नहीं डूबता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, बांध के रख दिया, और क्या किया, आप पहले 1 महीने बाद वहां पे आए, 1 महीने बाद आप अगर वहां पे आओगे, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जैसा का जैसा प्लास्टिक आपने छोड़ा था वैसे का वैसे वो क्या उसमें घूम रहा है, इधर से उधर हो रहा है, थोड़ा सा भी उसमें चेंजेस नहीं आया है। अगर आप क्या करोगे, 1 साल बाद वहां पे आओगे, तो फिर भी आप देखोगे कि प्लास्टिक के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। कहने का मतलब जैसे देखो, एक हमारे पास यहाँ पे वेजिटेबल का टुकड़ा है, उसको हमने ऐसे जमीन पे छोड़ दिया, तो नेचर क्या करता है, खुद को साफ करता है। तो नेचर के अंदर जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या इसको खा के साफ कर देते हैं। लेकिन वही बात हम यहाँ पे भी सोच रहे हैं कि वाटर के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो इसको खा के खत्म कर देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। आप चाह रहे हो कि वो उसका जो भी चीज़ है आपकी लाइफ से चला जाए, लेकिन नहीं जाता है, ठीक है। तो देखो अगर आप क्या करते हो, 10 साल बाद भी आते हो और ये देखते हो कि ये प्लास्टिक खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप ये देखते हो कि ये पनौती अभी भी आपके जिंदगी में पड़ी हुई है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो, ये जो प्लास्टिक है और ये वाटर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इनका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा ना के बराबर, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम ऑलमोस्ट ना के बराबर बोल सकते हो। या अगर एक्सपेरिमेंटल डाटा की हम बात करें, तो किसी भी एक छोटे से प्लास्टिक के सैंपल को अगर पानी में आप फेंक देते हो, तो उसका कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, उसको होने में ऑलमोस्ट हजारों साल लगते हैं, मान लेते हैं कुछ 10,000 साल लगते हैं, ठीक है। तो इतने सालों तक आपकी पनौती आपके साथ रहने वाली है, इससे पहले ही निपट जाओगे, चिंता मत करो। तो देखो ऐसे रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम को लेके कन्वर्ट होते हैं, वो क्या होते हैं उसको भी हम अपने इस चैप्टर में स्टडी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हम सिर्फ ऐसे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, मतलब ऐसे रिएक्शन को पढ़ेंगे जो क्या इनके बीच में आता हो, जो कि ये क्या बहुत ही ना ही फास्ट हो ना ही बहुत ही ज़्यादा स्लो हो, ठीक है। एक सेकेंड कंटिन्यू करते हैं। तो देखो हमारे पास एक तीसरी कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। जो क्या होते हैं, बीच वाले होते हैं, यानी वो जो कि ना ही बहुत जल्दी हो जाते हैं ना ही बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास, हम बात करते हैं एक एग्जांपल के बारे में, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्च का मतलब C6H10O5En, जब हम क्या करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्योंकि ये एन टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे, एन मोल वाटर मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, सिंपली एन मोल ग्लूकोज बन जाता है, 6H12O6, ठीक है। तो इन दोनों का रिएक्शन करके इसका बनना, इसको बनने में जो टाइम लगता है वो कंपेरेबल होता है, मतलब क्या, जिसको हमारा कंपेरेबल नहीं, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, गणना कर, कैलकुलेट, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं इसको, यहाँ इसको मिलके यहाँ बनने में जो टाइम लगता है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना जानते हो, ठीक है। तो देखो ये रिएक्शन क्या है, मॉडरेट रिएक्शन है, ठीक है। तो अपने चैप्टर के अंदर हम ऐसे ही रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जो क्या मॉडरेट होते हैं, ठीक है, जिसको होने में एक लिमिटेड टाइम लगता है, जिसको हम आराम से यूज कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो देखो ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, थोड़ी सी बात उसके लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई भी एक मटेरियल हमने सोचा, कोई भी एक मटेरियल है, चलो सोच लो कोई भी ये एक मटेरियल है, ठीक है, इसको हमको लैब में बनाना है, और लैब में नहीं, इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक फैक्ट्री लगाएंगे और इसको बनाना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा थोड़ी करते हैं, देखो इंडस्ट्री में पहले क्या होता है, कोई भी चीज़ बनानी है तो पहले क्या होता है, उसका छोटे लेवल पे, मतलब
लैब पे क्या होता है, उसका चेकिंग होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए और बी को मिलाने से ये बन सकता है, ठीक है। ए और बी को मिलाने पे ये बन सकता है, तो हम क्या करेंगे, इनको मिला के पहले ये चेक करेंगे कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हाँ, लैब के अंदर ये पता चल जाएगा कि हाँ ये से ये बन रहा है, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाना, मतलब इन दोनों के मिलने से ये जो इसका फॉर्मेशन हो रहा है, इसको बनने में कितना टाइम लग रहा है। मान लेते हैं हमको 1 लीटर का सैंपल बनाना है, मान लेते हैं कोई लिक्विड मटेरियल है, इसके 1 लीटर का हमको सैंपल बनाना है इससे इससे, ठीक है। तो इसका कितना अमाउंट यूज हो रहा है और इसका कितना अमाउंट यूज हो रहा है, जिसको यूज करके ये बन रहा है, और कितने टाइम में हो रहा है, जिससे जिस कितने टाइम में ये मिलके ये बन रहा है, ये सभी फैक्टर डिपेंड करते हैं, ठीक है। मेन फैक्टर टाइम डिपेंड करता है कि कोई भी चीज़ बनने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। मान लेते हैं इसको मिलके, इसको 1 लीटर, इस इन दोनों को मिलके इसका 1 लीटर बनने में ऑलमोस्ट 1 महीना लग गया, 1 मंथ लग गया। हमने क्या कर दिया, ए और बी को एक कंटेनर के अंदर रख दिया और क्या कर दिया, उसको हीट करना स्टार्ट किया, हीट करना स्टार्ट किया। हीट करते 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 जब 1 महीना बीत गया, तब तक 3 गैस के सिलेंडर खत्म हो गए। तो उसके बाद क्या बना, 1 लीटर का ये सैंपल बना। तो देखो, अगर ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो हम क्या करेंगे, इसको इंडस्ट्री लेवल पे बनाएंगे। लेकिन क्या होगा, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि देखो यार, 1 लीटर बनने में उसको 1 महीने लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा उसको हीट भी करना पड़ रहा है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा मटेरियल कभी लाइफ में बनाएंगे नहीं, हम किसी किसी दूसरे चीज़ के लिए जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ ही देंगे, ठीक है। तो देखो, ऐसे रिएक्शन जो क्या फिजिबल तो होते हैं, लेकिन जिनको होने में लंबा टाइम लग जाता है, उनके बारे में हम पढ़ भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, यही करते हैं, पहले किसी भी चीज़ का रेट कैलकुलेट करते हैं कि वो चीज़ कितने जल्दी या कितने स्लो हो रही है। अगर वो जल्दी हो रही है तो क्या करेंगे, वो प्रोडक्शन करेंगे। जैसे अमोनिया का प्रोडक्शन है, वो स्टार्ट कैसे हुआ, इस इन्हीं सब एक्सपेरिमेंट से गुजर के स्टार्ट हुआ कि पहले क्या करिए, उसको उसको देखा गया कि N2 और H2 मिलके NH3 बनाते हैं कि नहीं बनाते, हाँ तो बनाते हैं, ये बात कंफर्म हुई। फिर क्या चेक करा गया कि कितने टाइम में बनाते हैं, तो कितने टाइम में बनाते हैं, ये भी बात लिमिटेड थी, मतलब हम क्या उसको कैलकुलेट कर सकते थे, मतलब आराम से हम उसको बना सकते हैं, ठीक ठीक। तो मेन पर्पज यही है कि कोई भी चीज़ बन सकती है इंडस्ट्री में कि नहीं, उसको सीखने के लिए आपको रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, जैसे देखो एक बाइक है, उसका स्पीड कैसे डिफाइंड होता है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है किसी एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के अंदर, ठीक है। उसी तरह जो रेट ऑफ ए रिएक्शन होता है, सिंपली जिसको आप बोलते हो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, वो कैसे डिफाइंड होता है कि उस किसी एक फिक्स टाइम के अंदर, मान लेते हैं कोई एक यूनिट टाइम है, उस यूनिट टाइम के अंदर उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, उनके कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है। किसी भी एक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट होंगे, तो उनके कंसंट्रेशन में, किसमें, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में किसी एक यूनिट टाइम के अंदर कितना चेंज आ रहा है, इसी चीज को कैलकुलेट करना क्या कहलाता है, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, या सिंपली जिसको आप बोलते हो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हो, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें रिएक्टेंट के बारे में, तो आपको मालूम है जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे पी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे T=0 है, अगर टाइम 0 होगा तो इस कंटेनर के अंदर, मान लेते हैं ये कंटेनर के अंदर कोई रिएक्शन हो रहा है, तो कंटेनर के अंदर जो भी चीज़ होगा R होगा, मतलब जो भी चीज़ होगा इसका 100% होगा और इसका 0% होगा। मान लेते हैं ये रिएक्शन आगे बढ़ा कुछ T=T टाइम पे, मान लेते हैं तब तक क्या होता है, ये कम हो गया, मान लेते हैं ये 100 में से कुछ यक्स कम हो गया, तो ये यक्स जो कितना कम हुआ है उतना ही पी क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, रिएक्शन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, उसको हम फर्दर डिफाइन कर सकते हैं कि द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज, ठीक है, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लिखो फिर से, ठीक है। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज द डिक्रीज इन, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज द रेट, पहले हम बात करते हैं रिएक्टेंट के बेसिस पे, ठीक है। तो क्या है, इज द रेट इन डिक्रीज इन, क्योंकि देखो आपको भी मालूम है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या बोलेंगे हम, द रेट ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द रेट इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट, एनी ऑफ द
रिएक्टिंग स्पीसीज, क्योंकि आपको भी मालूम है रिएक्टेंट के अंदर कोई भी जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही चीज रिएक्ट करके कुछ भी अलग बना दे। एक ही चीज टेम्परेचर प्रेशर से अफेक्ट होकर दूसरा चीज बना दे। रिएक्टेंट एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट भी एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो क्या लिख देते हैं, एनी ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज लिख देते हैं। ठीक है, और ऐसे ही बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के बेसिस पे। तो प्रोडक्ट के बेसिस पे क्या बोल सकते हैं, द रेट ऑफ a chemical reaction is the rate in increase in concentration of any of the product। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट का आपको क्या मालूम है कि उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कुछ टाइम के बाद तो बढ़ने वाला है। तो उसके बेसिस पे बात करोगे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है कि जो आपका कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का है वो कितने टाइम में बढ़ रहा है, किस स्पीड से बढ़ रहा है किसी टाइम के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट के बारे में हो गया। रिएक्टेंट के बेसिस पे करोगे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द रेट इन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। जो रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में कंबाइन होकर नई चीज का फॉर्मेशन कर रही हैं, वो कितने जल्दी कंबाइन हो रही है या कितने स्लो कंबाइन हो रही है, इसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आप इतना नोट करो। हम क्या करते हैं, ग्राफ के हेल्प से क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की बात करते हैं। ठीक है, पहले नोट करो, कंटिन्यू कर दे। तो मान लेते हैं हमारे पास एक मोल रिएक्टेंट है जो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, एक बात और मान लो कि जो भी ये सोल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ तो बदलेगा लेकिन इसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा, ऐसा मान के चलना। ठीक है, क्योंकि अगर वॉल्यूम बदलने लगा तो रेट के अंदर हमको वॉल्यूम का भी टर्म इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले से ही हमने मान के चल दिया है, ये अज्यूम कर लिया है कि लेट द वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन, मतलब ये चेंज नहीं होने वाला है। जब भी रिएक्शन जो भी पहले होगा इसका वॉल्यूम जो बाद में हुआ दोनों सेम होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई भी एक टाइम t इक्वल टू T1 आगे बढ़ा। ठीक है, ग्राफ भी बनाते रहते हैं साथ में। ठीक है, तो ये हम बनाएंगे। ऊपर क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इधर टाइम बढ़ेगा, और इधर हम बनाएंगे रिएक्टेंट के बारे में। ठीक है, इधर क्या होगा, टाइम बढ़ेगा और इधर रिएक्टेंट का ऊपर कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो जब भी टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू पहले जीरो होता है, टाइम टी इक्वल टू जीरो होता है, तो रिएक्शन में क्या होता है, जो होता है सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के स्पीसीज होते हैं। तो टी इक्वल टू जीरो पे जो आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, मिनिमम होता है। टाइम टी इक्वल टू जीरो पे प्रोडक्ट कुछ भी बना नहीं होता है। ठीक है, मान लेते हैं टाइम कुछ टी इक्वल टू T1 पे जो आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया, कुछ R1 हो गया, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कुछ P1 हो गया। ठीक है, तो टाइम T इक्वल टू T1 और T1 हम क्या करते हैं, इसका कंसंट्रेशन कुछ क्या बना लेते हैं, R1 बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो आपको मालूम है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ आगे बढ़ने पे कम होता है। तो ये मान लेते हैं हमने R स्टार्टिंग में था, तो जो R1 होगा क्या होगा, और कम हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे पास R1 हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो हमने स्क्वायर ब्रैकेट क्या डिनोट किया उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो स्क्वायर ब्रैकेट मोलर कंसंट्रेशन डिनोट करता है। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब जो भी चीज अमाउंट दिया हुआ है उसका कंसंट्रेशन मोल के अंदर ऐसा डिनोट करता है। ठीक है, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ R1 कितना है, टाइम T1 पे इतना है। ठीक है, और वैसे ही देखो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, टाइम के साथ बढ़ता है। तो मान लेते हैं जो P1 है टाइम T1 पे कुछ यहाँ पे है। ठीक है, चलो एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ P1 है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, P था, जीरो था। ठीक है, अब क्या करते हैं, टाइम के कुछ T इक्वल टू T2 लेते हैं, जहाँ पे देखो एक बात नोट कर लेना कि जो आपका T2 है वो क्या T1 से ज़्यादा है। टाइम ज़्यादा रहेगा तभी क्या रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। अगर टाइम कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हो सकता है कि पीछे डायरेक्शन में चला जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखते हैं टाइम T इक्वल टू T2 पे मान लेते हैं जो आग का कंसंट्रेशन है वो क्या I2 हो गया, और क्या जो आपका P का कंसंट्रेशन है वो कुछ P2 हो गया। ठीक है, P2 हो गया। ठीक है, तो देखो उसको भी नोट करते हैं। तो देखो जब भी टाइम और आगे बढ़ेगा रिएक्शन का कंसंट्रेशन और कम होगा। तो मान लेते हैं T इक्वल टू कुछ यहाँ पे T2 पे इसका कंसंट्रेशन कुछ ये हो गया, ये क्या है, कुछ R2 है। ठीक है, और जैसे ही टाइम आगे बढ़ा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और बढ़ गया, तो यहाँ से ही वो क्या, सपोज कर लो यहाँ पे टाइम T2 है वो कुछ यहाँ पे चला गया। ठीक है, ये क्या है, P2 है। तो देखो जैसे जैसे आप टाइम और आगे बढ़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, एक हम ऐसे ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन ऐसे कम होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऐसे ही बढ़ेगा। ये देखो स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट बन गया ना, हल्का सा इसको कर्व ही बनाओ। ठीक है, क्योंकि रेट कभी भी एक तरह नहीं बढ़ता, हमेशा चेंज हो रहता है, फिर चेंज होता रहता है। ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसा जूम कर लो। ठीक है,
चलो यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, P2 हो गया, ठीक है। तो देखो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अब जो टाइम T1 से T2 तक हम आगे बढ़े तो उसके अंदर कितना चेंज आया, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं टाइम के अंदर कितना चेंज आया, तो टाइम कितना चेंज आया, T2 माइनस T1 का चेंज आया। अब इसी के अंदर बात कर लेते हैं कि इस टाइम इंटरवल डेल्टा टी के अंदर P के अंदर कितना चेंज आया, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा P लिखेंगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ P के अंदर कितना चेंज आया। तो कैसे डिफाइंड है, P2 माइनस P1, P2 मतलब टाइम T2 पे P का कंसंट्रेशन, P1 का मतलब टाइम T1 पे P का कंसंट्रेशन। वैसे क्या करोगे आप, डेल्टा R निकालोगे, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू सिंपली R2 माइनस का R1, ठीक है। अब इसी की वजह से क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो एक सेकेंड, रेट ऑफ रिएक्शन पहले बात करते हैं रिएक्टेंट के बेसिस पे, ठीक है। एक सेकंड रुको, पहले इसको एक सेकंड फिल कर दिया जाए, ठीक है, एक सेकंड। तो देखो, तो अगर हम बात करें रिएक्टेंट के बेसिस पे, तो देखो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होता है, तो अगर उसके बेसिस पे हम रेट को डिफाइन करते हैं, तो वो कैसे डिफाइंड होगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। और वैसे हम बात करें अगर प्रोडक्ट के साइड में, प्रोडक्ट के बेसिस पे, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ता है, तो हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ टाइम, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं रिएक्टेंट के बारे में, तो ये कैसे डिफाइंड होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो डिक्रीज का मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल क्या हो जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं मतलब हट के प्रोडक्ट में चले जा रहे हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइंड है, रेट सही हो जाएगा, ठीक है, अभी नॉर्मल है, सही हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस का मतलब गायब होना, ठीक है, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट मतलब क्या, जो भी दिया हुआ है आर दिया हुआ है, ठीक है, डिसअपीयरेंस ऑफ आर लिख लो, ठीक है। तो देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को आप आर कैसे डिफाइंड है कि वो कितने टाइम में कितना गायब हो गए, तो कितने टाइम में कितना चेंज हुआ, वो डेल्टा आर से डिफाइंड है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा आर अपान डेल्टा टी किसके बराबर है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर के बराबर है। आर कितना गायब हुआ कैसे निकालेंगे, गायब कितना हुआ कितने टाइम में, ये कैसे निकालेंगे, डेल्टा आर अपन डेल्टा टी, आर में कितना चेंज आया, डेल्टा टी टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये कैसे किसके बराबर है, सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है, ठीक है। तो एक बार नोट करो आप, यहाँ पे जो R2 है, R2 का कंसंट्रेशन क्या है, R1 से ज्यादा है, कहने का मतलब यहाँ पे जो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे R2 और क्या R1 कम है, यहाँ पे देखो टाइम t इक्वल टू T1 पे R1 यहाँ पे था, टाइम t इक्वल टू T2 पे यहाँ पे चला गया, कंसंट्रेशन ऑफ R2 क्या है, कम है। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कम वाला वैल्यू, ये ज़्यादा वाला वैल्यू, मतलब ओवरऑल एक हमको नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। और देखो रेट मतलब क्या है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा माइनस यहाँ पे अपने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला माइनस, और जब यहाँ से माइनस मिलेगा दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस बना देंगे किसको, रेट को, ठीक है। इसलिए हमने क्या कर लिया है, रेट ऑफ रिएक्शन, जब भी हम क्या करेंगे रिएक्टेंट के बेसिस पे बात करेंगे, तो हम माइनस डेल आर अपन डेल टी लिखेंगे, ठीक है। और ऐसे इन प्रोडक्ट के साइड में बात कर लेते हैं, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट से कैसे डिफाइंड होगा, तो देखो इसके मॉलिक्यूल गायब हो रहे हैं तो इसको मॉलिक्यूल आ रहे हैं, तो इसको कैसे लिखोगे, इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस इन प्रोडक्ट, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट लिख लो, प्रोडक्ट मतलब सिंपली पी से लिख लो, तो वो किसके बराबर है, सिंपली कितने टाइम के अंदर हम देख रहे हैं, डेल्टा टी टाइम के अंदर, सिंपली डेल्टा पी अपन डेल्टा टी के बराबर है। तो देखो P2 का कंसंट्रेशन, देखो P2 का कंसंट्रेशन ये रहा, P1 का कंसंट्रेशन ये रहा, मतलब P2 यहाँ पे ग्रेटर देन है P1 है, क्या है, कहने का मतलब ओवरऑल ये टर्म पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए यहाँ पे हमने प्लस माइनस कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बेसिस कर, प्रोडक्ट के बेसिस पे रेट ऑफ रिएक्शन देखोगे तो किसके बराबर है, सिंपली डेल्टा पी अपन डेल्टा टी के बराबर है। और रिएक्टेंट के बेसिस पे देखोगे तो वो माइनस ऑफ डेल्टा आर अपन डेल्टा टी के बराबर है, ठीक है। तो देखो जैसे हम बात करें
मैथ्स के अंदर या फिजिक्स के अंदर, तो इससे कोई भी बाइक का स्पीड को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक क्या उसके एवरेज स्पीड के बारे में बात करते हैं, और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है, ग्राफ की तरह चल रहा है। तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे भी हमारे पास दो प्रकार के रेट मिलते हैं। एक हमारे पास मिलते हैं एवरेज रेट मिलता है, और एक मिलता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस का मतलब एक क्षण पे, ठीक है, एक सेकंड पे, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं पहले रिएक्टेंट के अंदर, ठीक है। तो देखो ये जो कर्व होता है ना रिएक्टेंट का, कुछ ऐसा जाता है, ठीक है। अगर हल्का स्ट्रेट लग रहा हो तो बुक से देख के सही कर लेना, ठीक है। हमारा हाथ अभी उतना, चलो सोच लो, अभी उतना अच्छे से ग्राफ बनाने के लिए बना नहीं है हो जाएगा धीरे धीरे। तो देखो इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी एक इंस्टेंट पे, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस रेट निकालने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्लोप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। स्लोप ड्रॉ करेंगे तो स्लोप से हम क्या निकालेंगे, इसका रेट निकालेंगे, ठीक है। तो जो आपका इंस्टेंटेनियस रेट होता है, जिसको हम आर इंस्टेंट लिखते हैं, वो किससे डिफाइंड होता है, इस पॉइंट के स्लोप से, ठीक है, इस ग्राफ के स्लोप से। तो देखो यार, किसी भी एक ग्राफ का स्लोप कैसे डिफाइंड होता है, y बाई एक्स से। तो y बाई एक्स, तो देखो y का मतलब क्या है हमारे पास R2। y पे क्या चेंज हो रहा है, हमारे पास y पे r चेंज हो रहा है, और x पे क्या चेंज हो रहा है, x एक्सिस पे हमारे पास t चेंज हो रहा है। मतलब ये किसके बराबर है, सिंपली डी आर अपान डी टी। क्योंकि देखो छोटे टाइम पीरियड के लिए बात चलती है, तो हम उसको छोटे टाइम पीरियड को हम सिंपली डी आर अपान डी टी से लिखते हैं। छोटे टाइम पीरियड का मतलब हम डी डी टी से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये टी चल रहा है, यहाँ पे आर चल रहा है। तो जब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में, तो उसको सिंपली आप डी आर अपन डी टी लिख देते हैं, ठीक है। और क्या कर लेते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे, और देखो यहाँ पे एक माइनस का साइन भी लगा लेना, क्योंकि देखो कंसंट्रेशन कम हो रहा है। मतलब क्या है, जो आर इंस्टेंट है वो क्या माइनस ऑफ स्लोप के बराबर होगा। स्लोप क्या हो रहा है, बारी बारी कम हो रहा है, तो रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस का मल्टीप्लाई आप ऐसे कर लेंगे, तो स्लोप नेगेटिव आएगा। ये क्या है, नेगेटिव, ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखो नेगेटिव कैसे आएगा, ये क्या है, ये क्या जो लाइन मिल रही है, एक सेकंड दिखाते हैं आपको, ठीक है। एक सेकंड, देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो कर्व था, ये एक सेकंड, ये जो कर्व था वहां से हमने जो एक लाइन खींचा इस पॉइंट पे, वो क्या एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे मिल रहा है। और स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ कोई भी एक स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन क्या है, ये वाला डायरेक्शन है, और यहाँ से ये वाला एंगल क्या होता है, हम मेजर करते हैं। देखो जो भी हम एंगल मेजर करते हैं वो क्या हमेशा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट को पॉजिटिव बोला जाता है। और अगर आप क्या करते हो, क्लॉकवाइज मेजर करते हो, उसको क्या नेगेटिव मेजरमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमने एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया, ये क्या होता है, इसका एंगल होगा इस एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच, मतलब ये जो हमने टेंजेंट खींचा है उसके बीच। तो ये जो टेंजेंट है वो क्या 90 से तो ज़्यादा झुका हुआ है। कहने का मतलब यहाँ पे ये 90 है, यहाँ पे ये 90 से ज़्यादा है, तो 90 से ज़्यादा मतलब स्लोप निगेटिव आने वाला है। तो स्लोप निगेटिव आएगा, इसलिए हमने एक्स्ट्रा एक माइनस का मल्टीप्लाई किया इसको रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए। ये बात क्लियर हुआ। और देखो वैसे ही प्रोडक्ट में देख लो, तो प्रोडक्ट में क्या करोगे, प्रोडक्ट में भी किसी एक पॉइंट पे, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, वहाँ पे मत खराब करो। प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे बढ़ रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको क्या करना है, इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक स्लोप ड्रॉ करोगे। तो मान लेते हैं हमने क्या कर दिया, एक स्लोप ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब स्लोप ड्रॉ कर दिया तो इसका स्लोप किसके बराबर होता है, वाई बाई एक्स। मतलब यहाँ पे क्या वाई क्या है, पी है, और यहाँ पे टी है, ठीक है। तो आर इंस्टेंट प्रोडक्ट के बेसिस पे कैसे डिफाइंड होगा, आर इंस्टेंट सिंपली आपका डी पी अपान डी टी से डिफाइंड होगा। और ये हमेशा पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि देखो ये लाइन है और ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 से तो कम होगा। 90 से कम है मतलब स्लोप पॉजिटिव आने वाला है, इसलिए यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन लगा हुआ है। इसलिए देखो यहाँ पे भी क्या था, प्लस का साइन था, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एवरेज के बारे में। तो एवरेज के लिए क्या कर लोगे, जो हमने यहाँ पे किया हुआ है वही करोगे, ठीक है। एवरेज का मतलब जो हमने ये टर्म लिखे हुए हैं कि कंसंट्रेशन टाइम T1 पे ये है, टाइम T2 पे ये है। तो एवरेज का मतलब क्या है यार, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जहाँ पे डेल्टा पी है वहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे वैल्यू रख लो डेल्टा पी की जगह मोलर कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस का मोलर कंसंट्रेशन ऑफ P1, और डेल्टा टी की जगह क्या रख लो, सिंपली T2 माइनस T1 रख लो, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेशन क्या कहलाते हैं, एवरेज रेट निकालने के लिए यूज होते हैं, ठीक है, कहलाते नहीं है। ऐसे कैलकुलेशन एवरेज निकालने के लिए, एवरेज रेट या एवरेज स्पीड निकालने के लिए यूज होते हैं किसी भी एक केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा।
तो क्या कर लो, इसको अच्छे से आप पढ़ लो, समझ लो। हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं कुछ और टर्म के बारे में, ठीक है। पहले यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं।